ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म एंड होम्योपैथी के बारे में कि ऑटिज्म में होम्योपैथी मेडिकल जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, होम्योपैथी जो पद्धति है होम्योपैथी की, ये किस हद तक कारगर हो सकती है। ऑटिज्म और इस तरह के जो भी स्पेशल किड्स जो हैं, इससे एसोसिएटेड जो ऑटिज्म से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स बच्चों में हो रही है, उनमें होम्योपैथी कितना कारगर हो सकता है एलोपैथी की अपेक्षा। और भी जो भी अलग अलग पैथी उपचार जो चल रहे हैं, उनसे ज़्यादा कारगर होम्योपैथी हो सकता है। और ये किस किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है और किन के पास जाना चाहिए, किन के पास नहीं जाना चाहिए। आपको अपना सिलेक्शन खुद करना चाहिए, खुद के अवेयरनेस के लिए काम करना चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि ऑटिज्म के बारे में पूरे दुनिया को अवेयर करें हम, और पेरेंट्स लोग को सबसे ज़्यादा अवेयर करें। तो ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में आज हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है। बहुत पहले हमने ऑटिज्म एंड होम्योपैथी करके एक दो वीडियो बनाए थे। आज उसी में नेक्स्ट कड़ी में हम लोग ये करते हैं कि ऑटिज्म एंड होम्योपैथी की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि सारे चिकित्सा पद्धतियों से अलग एक इसका ये है कि इसमें, जैसे एलोपैथी की बात करें, पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों में कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। होम्योपैथी के जनक जो हैं, मतलब इसको जो इजाद जिन्होंने किया, इसको खोजा जिन्होंने इस पद्धति को शुरू किया, उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हाइनीमैन, जो कि जर्मन, आप लोग सुनते होंगे कि जर्मन होम्योपैथी दवा महंगी आती है। वो महंगी क्यों आती है? क्योंकि वहाँ से, जहाँ से उत्पत्ति जिस चीज़ की हुई होती है, वहाँ से, अब वो जर्मनी के थे भी, और वहाँ से ही ये हुआ होम्योपैथी का सिद्धांत शुरू हुआ, होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति शुरू हुई। तो इसलिए क्या है कि वो होम्योपैथी में बहुत एडवांस लेवल तक उन लोग गए हैं, तो इसलिए जर्मन दवाएं थोड़ी सी महंगी आती है, उनका रिसर्च थोड़ा हाई रहता है, और उसका बनाने का प्रोसीजर ये होता है, कॉस्टली होता है, तो इसलिए वो दवाएं कॉस्टली आती हैं। इंडियन जो होम्योपैथी वाली होती हैं दवाएं, वो थोड़ी सस्ती आती हैं उसके कंपैरिजन में। बाकी असर सबका बराबर होता है। अब हम लोग को चूँकि बचपन से आदत पड़ी है कि विलायती सामान है, मतलब विदेशी सामान है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको ज़्यादा भाव मिलता है। अपने यहाँ का ये होता है तो उसको कम भाव मिलता है। दूर के ढोल सुहावन वाली बात। तो खैर, इस पे नहीं जाते हैं। तो उनको बात करते हैं उनके बारे में कि वो खुद ही, जो इसके जनक हैं, वो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। मैंने जब बुक पढ़ते हैं, बचपन से मैंने ये किया है, पिताजी के साथ में अपना ये किया है, तो इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहा है। और होम्योपैथी काफ़ी हद तक आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो आध्यात्म से जुड़े हुए हम लोग हमेशा से, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि उसमें रुचि हमेशा से रही है। तो उसमें पढ़ रहे थे, तो वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, जैसे MBBS वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, तो वैसे ही एलोपैथिक डॉक्टर वो भी थे। तो होता क्या है कि जो सिंसियर हो, या फिर जिसकी मतलब क्यूरियस कोई स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी फील्ड में आप हैं, अगर क्यूरियस हैं, मतलब नई नई चीज़ों को जानने के लिए ईगर हैं, इच्छुक रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने में रहते हैं, कुछ रिसर्च करने में लगे रहते हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे चाय वाले आजकल कर रहे हैं, चाय ही बेच रहे हैं वो लोग, लेकिन बड़े लेवल पे जाके करोड़ों में कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसी प्रोफेशन को, उसी जो बिजनेस है, उसी में कुछ यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ उनमें जो है उनमें प्रेजेंट, उसको उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट किया, और उसके हिसाब से मार्केटिंग पे लेके गए, और उसमें अच्छा कर रहे हैं। कोई पानी बेच के भी अच्छा कमा रहा है, छोटा छोटा काम लेके भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई सलून वाला ही है, तो सलून में ही वो बाल सब लोग काटते हैं, नाई लोग, लेकिन उसी में कोई ये हो गया कि बड़ा नाम हो गया, जैसे कि जितने भी फ्रेंचाइजी वाले हबीब और कौन से ये चलते हैं, तो ये सारे क्या किए हैं कि काम वही है, लेकिन करने का तरीका अलग हुआ। उसी तरह से इनका भी था कि ये अपना रहे होंगे क्यूरियस डॉक्टर रहे होंगे, ईगर रहे होंगे कुछ नया सीखने का। तो जैसे हम भी कभी कभार करते हैं कि अपने पेशेंट लोग में कुछ ना कुछ हम तो बोलते हैं कि 1000 पेशेंट लाइए, 1000 अप्रोच होंगे, अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि जब कोई पेशेंट इनके पास आया, जैसे कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट आया, उसको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, प्रॉपर उसका ये नहीं होता, मोशन नहीं आता,
इरेगुलरिटी उसमें आ जाती है। तो कब्ज का मरीज जब आता है कहीं एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो एलोपैथी का सिद्धांत क्या है कि एक डिजीज को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए दूसरा उसके अपोजिट कोई डिजीज प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब ये कि जैसे कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें डायरिया की दवा दी जाती है, ताकि मतलब पेट टाइट है, पोटी नहीं हो रहा है, तो डायरिया की दवा दी जाएगी, ढीला हो जाएगा। तो मतलब कि एक डिजीज को ये करने के लिए दूसरा प्रोड्यूस किया गया इसमें। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब क्या हुआ कि पेशेंट को दे दिया गया वो दवा, वो डायरिया की दवा दी गई, उसके बाद से वो फ्रेश हो गया। नेक्स्ट टाइम में जब पेशेंट आया तो फिर क्या हुआ कि वो कॉन्स्टिपेशन सीवियर कॉन्स्टिपेशन लेके आया। पहले जो कॉन्स्टिपेशन था वो थोड़ा कम, उसके बाद सीवियर कॉन्स्टिपेशन लेके आया। मतलब क्या हुआ कि आपने उसके अपोजिट ये कर दिया और एक डिजीज प्रोड्यूस करके ये किया, तो आपने ये मतलब सप्रेस करने वाली बात हो गई। जैसे कि स्किन डिजीज वगैरह की बात करें तो स्किन डिजीज के लिए हमेशा बोला जाता है कि या तो कोई नेचुरल रेमेडाई करें, नेचुरल कोई घरेलू उपचार करें, आयुर्वेद वाला जो होता है ये, और नहीं तो होम्योपैथी से ही पूरी तरह से ठीक होता है। एलोपैथी में क्या होता है कि एलोपैथी की दवा देते हैं और वो स्किन डिजीज क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। मतलब कि ऊपर ऊपर से जैसे कोई टॉपिकल क्रीम वगैरह लगा दिए तो सप्रेस हो गया, बाद में वो भयंकर फॉर्म में निकलता है। इसलिए बोला जाता है कि स्किन डिजीज के लिए कभी भी जाना चाहिए तो होम्योपैथी में। अब बात कर रहे थे कि ये उन्होंने नोटिस किया कि एक पेशेंट को उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की दवा, कॉन्स्टिपेशन के लिए आया था, डायरिया की दवा दी, अगली बार आया तो सीवियरिटी के साथ आया। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन के लिए कुछ दिया और फिर उसके बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन के लिए हम दवा दे रहे हैं और बाद में जब आ रहा है तो सीवियरिटी के साथ आ रहा है। मतलब ये क्योर हो नहीं रहा है, कुछ दिन के लिए ये टेम्पररी रिलीफ है, ये परमानेंट रिलीफ नहीं है। तो परमानेंट रिलीफ के लिए कुछ तो ऐसा ये करना होगा कि जो कि अगर किसी तरह का डिजीज का कोई लक्षण आ रहा है तो कुछ ऐसी दवाएं हो जिनमें उस डिजीज को प्रोड्यूस करने के लक्षण हो। अभी आप लोग समझिएगा अच्छे से, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर क्या किया कि बाद में ये पद्धति को सोचा कि छोड़ते हैं और कुछ ऐसी पद्धति के बारे में सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिससे कि सेटिस्फैक्शन मिले। होता है कि खुद को सेटिस्फाइड कर सके आदमी। जैसे हम भी अपने ऑटिज्म के ये में जो कर रहे हैं हम, तो इसमें प्रैक्टिस में क्या होता है कि बहुत बार अलग अलग टेक्निक्स जो प्रैक्टिकल अप्रोचेज होते हैं वो अप्लाई करना पड़ता है, थ्योरी से कुछ अलग होता है। तो वो बस थोड़ा सा क्यूरियस आप हो जाएंगे तो आप भी कर सकते हैं। हम कोई महान ये नहीं है, हम अलग से कहीं पढ़ के नहीं हैं, दूसरे ग्रह वाले नहीं, इसी ग्रह वाले हैं। बस थोड़ा सा क्यूरियस हैं, इसलिए चाहते हैं कि मतलब कि बच्चे लोगों के लिए जितना बेहतर से बेहतर अप्रोच अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन्होंने सोचा कि सिनकोना एक होता है, एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसकी छाल ली गई। तो सिनकोना के ये में क्या होता है ना कि उसके छाल को पीस के, और जब पीने के बाद क्या हुआ कि जब अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कोई करता है तो उसने वो पी लिया। उसके बाद से क्या वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ही ठंडा लगना, जाड़ा लगना, बुखार लगना, ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे। प्यास वगैरह भी लगना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें जब शुरू हो गई तो अब एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने पे किया और कुछ कलीग्स को रख के बोला कि जो जो सिम्टम्स आएंगे उसको नोट करते जाना। कलीग्स ने उसको नोट किया कि इतने दिन तक आप में ये सिम्टम्स आए, ये आपके फिजिकल सिम्टम्स थे, ये आपके मतलब ये हो कि मानसिक जो ये लक्षण होते हैं वो थे कि आप कुछ कुछ बड़बड़ कर रहे थे, ऐसे 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 कर रहे थे। तो वो सिनकोना से ही उन्होंने ये शुरू किया, एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब क्या हुआ कि वो जो सिनकोना का छाल लिया गया था उस वृक्ष की, तो वो मदर टिंचर के तौर पे मूल अर्क, जैसे प्याज का मूल अर्क हम लोग बोलते हैं कि बाल में लगाने से बाल हेल्दी होते हैं या फिर जो भी होता होगा, तो मूल अर्क मतलब क्या कि उसका मदर टिंचर, प्याज को ये कर दिया, पीस दिया गया, उसका रस लेके लगा लिया गया। उसी तरह से वो मदर टिंचर, जैसे नीम की छाल को हम लोग बोलते हैं कि ये करके, तो वो भी मदर टिंचर। तो मदर टिंचर था, मतलब स्थूल फॉर्म में था, स्थूल रूप में वो था। तो वो लिया गया और उसके बाद से ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे। तो उसके बाद क्या किया गया कि अब आगे चल के अगर इसी तरह के सिम्टम्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा लगना, बुखार आ जाना सडनली, ये सब सिम्टम्स जिन बच्चों में दिखें या फिर जिन पेशेंट में दिखें, उनमें यही सिनकोना ऑफिसिनलिस करके जो दवा आती है,
चाइना नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो दी जाएगी तो वो क्या होगा कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं, कुछ चीज़ें इसमें भूल भी रहे होंगे, अभी उतना डिटेल में जाते भी नहीं हैं। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उसके बारे में आगे ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में हम लोग बात करेंगे। भाई मेरा होम्योपैथ है, उनके साथ अगर कभी समय मिला तो फिर हम लोग उस पर भी वीडियो आगे बनाएंगे। और पिताजी तो गांव में रहते हैं, वो यहाँ आते नहीं, इसलिए उनके साथ तो वीडियो पॉसिबल है नहीं। भाई के साथ अगर समय मिलेगा, या फिर और होम्योपैथ लोग से हम बात कर रहे हैं, मेन है कि समय का अभाव है इसलिए हम कर नहीं पाते, नहीं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब हुआ है तो बताया गया कि ये जो दवा है, मतलब वो दवा अब मूल अर्क में आ गया, तो आयुर्वेद के सिद्धांत पे ही वो चल रहा है कि पहले मूल अर्क आया, उसके बाद उसको अब पोटेंसी में लेके जाया जाएगा, तो उसको शक्तिकृत किया जाएगा, मतलब पावर उसमें ऐड किया जाएगा कि क्योंकि ये तो मूल अर्क था, तो ये तो स्थूल फॉर्म में था, क्रोनिक डिजीज पे ये काम कर नहीं पाएगा, ये तो थोड़ा बहुत ये है तो उस पर काम कर जाए। क्रोनिक डिजीज पे ये करने के लिए उसका पावर हाई होना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर अपनाया गया, वो बाद में बात करेंगे कभी दूसरे ये में, किसी होम्योपैथ के साथ डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो होम्योपैथी का सिद्धांत ये है ना कि वहाँ सिद्धांत दिया गया कि समः समम शमयति, समः समम शमयति, मतलब क्या है कि सेम लक्षण जिस दवा में होंगे, जिस दवा में उस डिजीज को प्रोड्यूस करने के लक्षण होंगे, उसी तरह के लक्षण जिस भी पेशेंट में आएंगे वही दवा दी जाएगी, तो उसका शमन होगा। शमन मतलब कि उसका पूरी तरह से वो ख़त्म होगा। ये बात आप समझ लीजिए कि समः समम शमयति जो बोला जाता है कि मतलब इस जिस दवा में लक्षण है कि अगर ये दवा मान लिया कि दे दिया गया आपको, इसीलिए बोला जाता है ना कि होम्योपैथिक दवाई जो लोग इजीली समझते हैं, एक आर्टिकल कहीं से पढ़ लिया, गूगल पढ़ लिया, विकिपीडिया पढ़ लिया, उनको लगता है कि अच्छा हमको ऐसा हो रहा है तो हमको ये दवा ले लेना चाहिए। हो सकता है कि आपने सही दवा का चुनाव नहीं किया, अब जो दवा आपने लिया उस दवा का लक्षण आपके बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथिक नुकसान नहीं करता, बिना जाने अगर आप यूज करेंगे दवा तो नुकसान करता है, वो अपना अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि कभी भी बिना होम्योपैथ के सलाह के कोई भी दवा ना लें। टीवी का ऐड देख के और ये देख के पेट सफा और डॉक्टर ऑर्थो और डॉक्टर न्यूरो और डॉक्टर फिजियो, ये सब चीज़ें वो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होती हैं, उनका कोई भी आधार नहीं होता। केस किंग और स्पीड हाइट, तो स्पीड क्या तो क्या तो ये जो भी चीज़ें होती हैं ये सिर्फ कहने के लिए होती हैं, ये सिर्फ प्रचार तंत्र में हम लोग फंसे हुए हैं। कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए जैसा मैंने बताया कि सिनकोना में सिर्फ वो सिम्टम था कि वो उस तरह का ये डिजीज प्रोड्यूस कर दिया, अब वो एक दवा हो गई। उसी तरह अलग अलग दवाओं का एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग जड़ी बूटी ले आके उसको मूल अर्क बना के लिया गया। तो उस महान आदमी, इसलिए उनको महात्मा हैनीमैन भी बोला जाता है, महात्मा हैनीमैन बोला जाता है। अब हम लोग के यहाँ महात्मा शब्द का मतलब बहुत ये होता है, तो लेजेंड के बारे में किया जाता है। अब उधर तो वो जर्मन वाले तो क्या बोलते होंगे वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन महात्मा हैनीमैन, हमारे यहाँ महात्मा हैनीमैन बोला जाता है। पापा जी हमेशा से महात्मा हैनीमैन बोलते हैं, क्योंकि वो आदमी महान आत्मा ही है कि जिसने अपना शरीर पूरा एक्सपेरिमेंट में ये कर दिया। अब बताइए कि जिस मूल अर्क को लेके 10-10 दिन 20-20 दिन आदमी बीमार सा पड़ा रहे, अपना लक्षण नोट करवा रहा हो और उसमें मानसिक लक्षण किसी को कुछ बोल देना है कुछ। होम्योपैथी में क्या होता है ना कि हम शुरू से ही क्या है कि किताबों के शौकीन रहे हैं, किताबों का अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो होम्योपैथी में क्या कहा जाता है कि जैसे ये हमारा शरीर दिख रहा है, ये हमारा शरीर जो है ये स्थूल शरीर है, मतलब ये ऊपर से दिख रहा है स्थूल शरीर है। जस्ट इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, जो प्राण हम लोग बोलते हैं, जो आत्मा कह लें, प्राण कह लें, जिसके सारे हम जिंदा हैं। अगर वो नहीं है तो हम गिर गए, बॉडी है सिर्फ मिट्टी का शरीर है, पंचतत्व का शरीर है। जस्ट उसके नीचे होता है लिंग शरीर और फिर आता है कारण शरीर। 4 शरीर की चर्चा आध्यात्म में भी और होम्योपैथी में भी, दोनों में है।
इसीलिए होम्योपैथी को भौतिक आध्यात्मवाद बोलते हैं, मतलब ये भौतिक आध्यात्मवाद ही है। होम्योपैथी को जितना समझना है आपको, आप जितने धर्म से जुड़े हैं, जितने अध्यात्म से जुड़े हैं, जितनी वेद शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, उतना ही आपको समझ में आना है। और अभी के टाइम में अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो किसी न किसी रूप में आप बीमार हैं। ये बात आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर आप आध्यात्म से जुड़े नहीं हैं तो किसी न किसी रूप में आप बीमार हैं। शरीर से सही हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि मानसिक रूप से आप बीमार हैं, मन से आप बीमार होंगे पक्का। क्यों? क्योंकि अभी के अच्छा, आज से 2 जनरेशन पहले जाइए, घर में खाने को कम होता था, अनाज मोटा होता था, कोदो, मड़वा, टंगनी, ऐसा मतलब कि सीरियल्स जो बोलते हैं अभी के टाइम में हम लोग, उसका टेक्निकल टर्म या फिर मॉडर्न टर्म हम लोग यूज करते हैं सीरियल्स, लेकिन वही जो मोटे अनाज होते थे वो खाने को मिलते थे। अभी के टाइम में हम लोग खा भी नहीं पाएंगे। हम लोग तो मोटा जो रोटी हो जाए वो नहीं खा पाते हैं, कि इतना मोटा वाला चावल नहीं खा पाते हैं। हम लोग महीन से महीन चाहिए। गेहूँ पिसाने के लिए भी जाते हैं तो एकदम उसको ये कर देंगे कि चक्की वाले को कि एकदम महीन से महीन की चोकर निकले नहीं। तो इस तरह की आदत जो हो गई, तो महीन खाने वाले हम लोग, मोटे अनाज वाले लोग जो होते थे, मोटा अनाज घर में होता था, मोटे मोटे खादी खद्दर के कपड़े होते, थोड़े फटे चिटे होते थे लेकिन साफ़ सुथरे धुले होते थे। डीओ मार के कई महीने तक एक ही कपड़े नहीं पहने जाते थे। तो आज से 2 जनरेशन पहले जाएंगे, उनमें क्या है ना कि थोड़ी गरीबी, भले फाइनेंशियल कंडीशन उनका थोड़ा ख़राब रहा, आर्थिक स्थिति भले थोड़ी सी ख़राब रहा, लेकिन क्या है कि मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही मजबूत रहती थी। सिचुएशन कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं आते थे, सुसाइड ना करते थे। स्ट्रेस में आके ये कुछ गलत कदम नहीं उठाते थे। लोग एक दूसरे को मारते नहीं थे, तनिक बात पे एग्रेसिव नहीं हो जाते थे, थोड़ी बात पे डीमोटिवेट नहीं हो जाते थे, थोड़ी बात पे मोटिवेट भी नहीं हो जाते थे, क्योंकि सबके पास अपना सेल्फ मोटिवेशन था, मोटिव था कि ज़िंदगी ये जो अनमोल मिली है इसको जीना है, जितने अच्छे से जी सके। आनंद फिल्म अगर जिन लोगों ने देखी हो तो बोलता है ना कि राजेश खन्ना की, बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मतलब कि जितने दिन आप जिए, ज़िंदगी भर जिए। मेरे गांव में एक थे, अब बचपन में उन लोग से तो हम लोग, पता नहीं अभी वो जिंदा हैं कि नहीं, हम तो गांव में ज़्यादा रहते नहीं हैं। उनको आप प्रणाम कीजिएगा तो बोलते थे ज़िंदगी भर जिया। उनको नहीं मतलब पता था उस चीज़ का, लेकिन वो बोलते थे, आशीर्वाद देते थे कि ज़िंदगी भर जिया, मतलब कि जितना जियो जी भर के जियो, जियो जी भर के। ये डायलॉग भी आप लोग सुने होंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो क्या है ना कि वो लोग मानसिक रूप से बीमार नहीं थे। अभी के टाइम में हम लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। 90% लोग बीमार हैं साइकोलॉजिकली। ईर्ष्या का भाव, जलन के भाव, लालच, कंजूसी, ये सारा कुछ मानसिक लक्षण है और होम्योपैथी में इसका इलाज है। आप ज़्यादा कंजूस हैं, उसका भी इलाज है। आप ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, किसी से जलते हैं, जलन की भावना रहती है, पड़ोसी का घर लिया गया, पड़ोसी का कार लिया गया, पड़ोसी का बच्चा IAS बन गया, पड़ोसी का बच्चा कोई बढ़िया जॉब पा गया, आपको जलन होती है। ह्यूमन नेचर है। हम लोग ये कह के और इस बात को टाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये भी एक मानसिक विकार है। तो अभी के टाइम में जिस तरह की ज़िंदगी हो गई है, ये स्वाभाविक भी है, सब में रहता है, हमारे में भी है, थोड़ा बहुत हमारे में भी है, लेकिन उसको सही जब आध्यात्मिक विचारधारा से सोचें तो ख़त्म हो जाता है, सांसारिक विचारधारा से सोचें तो फिर से आ जाती है। अब आते हैं वापस टॉपिक पे, नहीं तो लगेगा कुछ लोग लिखते हैं कि आपको सर डॉक्टर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए था। तो नहीं, हम फिलोसोफर नहीं हैं, हम समझाते हैं जितने अच्छे से लोगों तक पहुंच सके, इसलिए ये सारे अप्रोचेज हम यूज करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो मानसिक रूप से आप कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान तो हैं, तो इसलिए आध्यात्म से जुड़ना जरूरी है। अब हम बात करते हैं भौतिक आध्यात्मवाद की, कि मतलब कि भौतिक युग है, अर्थ का युग है। अर्थ मतलब पैसा, इकोनॉमी। तो इसमें क्या है कि हम अपने पे समय दे नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं खुद के लिए, दिन भर भागे दौड़े रहते हैं। हम
कल में जीते हैं, आज में जीते नहीं हैं। परिवार के लिए जीते हैं, बाल बच्चों के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, नाते रिश्तेदारों के लिए जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकालेंगे। मैंने सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, इन सब पे वीडियो जो बनाया है वो सब चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। तो भौतिक आध्यात्मवाद की बात हो रही थी, 4 शरीर की बात हो रही थी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर। अब स्थूल शरीर ये बाहर वाला, हाथ पैर टूट गया, बाहर की इंजरी है, इसके लिए अलग मैनेजमेंट होगा। सूक्ष्म शरीर, वहाँ पे अगर ये किसी भी तरह के आपके दिमाग में किसी भी तरह का द्वेष वेष जो भी भावनाएं आ रही हैं, जिस तरह का भी गलत कुकर्म करने का मन में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी होम्योपैथी में सॉल्यूशन है। उसके लिए मेडिटेशन वगैरह भी होना होता है, वो नेचुरल चीज़ें हैं। उसके बाद लिंग शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर बोला जाता है कि कभी कभार क्या हुआ होगा, पास्ट में जाएंगे, कोई ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रियजन है, बहुत करीबी है, आपका कोई अपना सगा है, बहुत कम उम्र में एक्सपायर कर गया, वो चला गया, उसका गम आपको बर्दाश्त हो नहीं पाया, आप वो गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, आप शॉक के कंडीशन में चले गए। कई महीनों कई सालों तक आप उसी शौक में रहे, जब भी याद आ जाएगी आप सारा भूल के एकदम पागल की तरह ये करने लगे। ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन रही तो क्या होता है ना कि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करती है और बाद में किसी भयंकर बीमारी के रूप में वो सामने आती है। तो उस टाइम में होम्योपैथ के पास अगर जाएंगे आप, तो वो प्रेजेंट जो आपका ये दिख रहा है बीमारी के नाम, होम्योपैथी में बीमारी के नाम से दवाई होती ही नहीं है, लक्षण के हिसाब से दवाई होती है। तो होम्योपैथ के पास जब आप जाएंगे तो वो हिस्ट्री लेंगे कि कभी इस तरह का पास्ट में कुछ रहा हो, कि कोई शॉक लगा हो, कोई गहरा आघात लगा हो जिसकी वजह से ये हमेशा कुछ दिन के लिए ये हो गए हों, तो बताया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इलाज उस चीज़ का होगा जो कारण रहा है उसका। इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए आपको बताते हैं। एक बच्चा मेरे क्लिनिक पे आता है, 3 साल के एज तक वो सब कुछ नॉर्मल था उसका। दिवाली के दिन पटाखा जला, उसके सामने अचानक से पटाखा फूटा, वो डर के वहाँ पे गिर गया। 3 साल का बच्चा डर ही जाएगा, डर के गिर गया, बेहोश सा हो गया। उसके बाद से ही उसको सीजर शुरू हो गया। पहले कम आता था, उसका एपिसोड धीरे धीरे बढ़ने लगा। इन लोग ऑल ओवर इंडिया में दिखा चुके, सब जगह कुछ ना कुछ दवाएं चली हैं, जांच वाँच सारा हुआ है, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट सीजर अभी भी आता है। मेरे पास उन लोग लेके आए तो मैंने कारण पूछा, जाना, पिताजी से बात की, बात करवाई। उसके बाद पता चला कि ऐसे हुआ था, पटाखे से वो डर गया था, उसके बाद से ही ये सारे सिम्टम्स हैं। तो अभी वो 7-8 साल का बच्चा, मतलब 5 साल का गैप हो गया। तो कारण वो रहा कि किसी चीज़ से वो डरा, तो डरा जो, तो उसका अब वो जो ये है बीमारी वहाँ से शुरू हुई। अभी क्या सिम्टम है छोड़ दीजिए, इलाज पहले उस चीज़ का होगा, रूट कॉज वो है, उसका इलाज होगा, इस सिम्टम्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो चूंकि उन लोग लेट कर चुके थे ऑलरेडी, होम्योपैथी में भी उन लोग कहीं कहीं जाके इलाज करा चुके थे। और सिर्फ दवा का सिलेक्शन ज़रूरी नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें पावर का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पावर भी मिस कर गए, आपकी सही से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होएगी, सही से काम वो दवा नहीं कर पाएगी बॉडी पे। तो उस बच्चे में अभी उस पे इलाज किया जाए। हालांकि उन लोग कभी होम्योपैथी, कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथी, इसमें दौड़ते रहते हैं, इसलिए अभी सही सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा। ये भी फैक्ट है, लोग समझते नहीं हैं, समय देना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो उस कारण का अगर इलाज किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें जो होते अभी जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं उसके ख़त्म हो जाएंगे। तो कारण शरीर, कभी कभार क्या होता है कि रात में आपने भूत ऊत का सपना देखा, कुछ भूत पिशाच प्रेत का, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे समाज में व्याप्त हैं,
बचपन से हम लोग इस तरह सुनते हैं। रात में किसी कारणवश आप डर गए, और डर के क्या हुआ कि आपके अंदर कुछ वो सिम्टम्स क्या होगा ना कि वो परसिस्ट कर गए, उस तरह के मानसिक जो लक्षण है वो परसिस्ट कर गए, आपका इलाज हो नहीं पाया। उसके बाद जब भी क्या होगा कि आपको ये आएगा, आपको लगेगा भूत का साया है, लोग भी अगल बगल बात बनाने लगते हैं भूत का भूत का भूत का। उसमें एक ओनाइटम नेप्लस एक दवा आती है, डर की वजह से वो शुरू हुआ है, वो दवा दे दी जाएगी, उसके बाद से पूरी तरह से वो भूत आपका भाग जाएगा। भूत तो झाड़ने से भागता है, बाबा, सोखा, ओझा, मौलवी, मुल्ला, इन लोगों के पास जाने से भागता है ना, ऐसा सुना गया है। लेकिन वो मानसिक लक्षण है, वो कुछ भी ये नहीं है। फिल्में समाज का आईना होती हैं, ये हमेशा बोला जाता है, हम बार बार फिल्मों का जिक्र भी करते हैं। भूल भुलैया आप लोगों ने देखी होगी फिल्म, जो कि हॉरर कॉमेडी है। कॉमेडी तो मतलब लाजवाब है उसमें। उसको एक मानसिक बीमारी को हॉरर में कन्वर्ट किया गया है, ताकि लोगों के बीच में जो चीज़ें चलती हैं उसी को चलाना होता है, भुनाना भी तो है, पैसा भी तो कमाना है। उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट आता है, उसका देखता है कि मतलब क्या है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर, बाईपोलर डिजॉर्डर, ये सारी चीज़ें जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिजॉर्डर। इसी क्रम में एक और फिल्म नेल पॉलिश करके है, नेल पॉलिश, उसमें हमारे मानव कौल एक्टर है। वो क्या है कि पहले कुछ ये कर देता है, मर्डर वगैरह शायद किया है, अभी कहानी पूरी तरह से याद नहीं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए वो क्या होता है, पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है, वो लड़की में बन जाता है, मतलब लड़की वाले लक्षण उसमें आने लगते हैं, मतलब डबल स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये भी मानसिक लक्षण है। अब गाँवों में इसको लोग भूत पिशाच समझेंगे, और ये भी होम्योपैथी से क्योर हो सकता है। जैसे कि भूल भुलैया फिल्म में अक्षय कुमार जो वो साइकेट्रिस्ट रहता है, तो वो जब आता है, उसकी एंट्री होती है, वो सारी चीज़ें समझाता है कि कोई भूत का साया नहीं है, इसको इस तरह की प्रॉब्लम है कि बचपन में इसके साथ कुछ ये हुआ, और उस कहानी से उसने अपने आप को जोड़ लिया, अपने आप को मंजुलिका समझने लगी। ये सारी चीज़ें जिनको देखनी होगी देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मानसिक लक्षण है, और होम्योपैथी में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। एलोपैथी में जाकर टाइम वेस्ट ना करें आप, वही आपको सीडेटिव दवाएं दी जाएंगी, एंटीसाइकोटिक दवाएं आपको दी जाएंगी, थोड़ा सा क्या करेगा कि सीडेशन का इफेक्ट देगा, नशा सा आएगा, नींद आएगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को भी, मैंने ऑटिज्म मदर्स पे एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग स्ट्रेस वगैरह में हैं, होम्योपैथी से ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए होम्योपैथी में जाना ज़रूरी है। होम्योपैथी में जाएंगे तभी सॉल्यूशन हो पाएगा, और होम्योपैथी में सारे तरह के रोग का इलाज है। अब चूंकि अंग्रेजी सरकार रही है, जाने के बाद भी अपने रिलेटिव्स यहाँ छोड़ गई, उन्होंने कई सालों तक शासन किया, तो अंग्रेजी पद्धति को हमेशा से आगे बढ़ावा दिया गया। आयुर्वेद जो कि सबसे प्राचीन पद्धति है, यहाँ पे सर्जरी भी सबसे पहले आयुर्वेद में शुरू हुई। लेकिन अभी क्या है कि आयुर्वेद वाले लोग को डॉक्टर समझा नहीं जाता है, एलोपैथी वाले लोग को बीमारी पकड़ लेते हैं। जैसे ही सरकार की तरफ से अनाउंस होता है कि बाद में ये लोग भी सर्जरी कर सकेंगे, तो इन लोग धरना पे बैठ जाते हैं। होम्योपैथी में भी शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सरकारों का खेल है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब वीडियो का टाइटल चूंकि ऑटिज्म एंड होम्योपैथी है, तो अब लास्ट में 2-4 मिनट के लिए इस पर बात कर लेते हैं कि ऑटिज्म के बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट कारण बता नहीं सकता है कि किस वजह से ऑटिज्म हुआ, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट कारण है भी नहीं, या फिर इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एग्जैक्ट कारण, कुछ केसेस 2-4% केसेस में हेरिडिटरी कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, जब इनका लक्षण ही नहीं पता, लक्षण पता है, कारण नहीं पता, तो रूट कॉज जिस चीज़ का पता नहीं होगा उसका एग्जैक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली आप क्या मैनेजमेंट करेंगे उसका। खांसी है तो आपसे पूछा जाएगा फ्रिज का पानी ज़्यादा पी लिए थे, तो हाँ। सर्द गर्म हो गया था, मतलब धूप से आया तुरंत पानी पी लिया, हाँ। रूट कॉज समझ में आ रहा, सर्द गर्म हुआ, बोलते हैं ना सर्द गर्म, तो उसके लिए कुछ दवाई दे दी जाती हैं, उसके लिए वो ठीक हो जाए, वो समझ में आ रहा है। घाव आपको हुआ चोट लगने की वजह से हुआ, उसके लिए अलग दवाई होगा। गिर पड़ गया उसकी वजह से जो चोट लगी, उसके लिए अलग दवाई दी जाएगी। कोई छड़ वगैरह चुभ गया, उसके लिए अलग दवाई दी जाएगी। ये क्लियर पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जांच करा के पता कर सकते हैं कि ये चीज़ हुआ।
तो उसके लिए एग्जैक्ट मैनेजमेंट में कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वगैरह दे दिया, एंटीवायरल वगैरह दे दिया, जैसे वायरल इन्फेक्शन है तो, उसके बाद से फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल कुछ दे दिया, ये तो समझ में आ रहा। लेकिन जिस चीज़ का कारण ही नहीं पता उसके लिए क्या दे दिया, कोई दवा है नहीं है, तो उसमें सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षणानुसार इलाज, लक्षण के हिसाब से इलाज करना है। तो लक्षण है कि बच्चा बैठता नहीं है, भाग दौड़ ज़्यादा करता है, चिल्लाता खूब है, कान पकड़ के चिल्लाता है, आँख से क्या होता है कि आँख नचाते रहता है, कोई भी चीज़ें ऐसे नचा नचा के देगा, मतलब स्टीमिंग के जो भी ये हैं, हाइपर एक्टिव है। कुछ बच्चे होते हैं कि प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं कि इकोलेलिया उनमें है। इन सब के लिए होम्योपैथी में मैनेजमेंट है, क्योंकि होम्योपैथी भी सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट ही करता है, लक्षण के हिसाब से इलाज। बुखार में 50 तरह के बुखार होते हैं, तो उसमें अलग अलग दवाएं चलेगी, अलग अलग सिम्टम। जैसे मैंने बोला कि जाड़ा के साथ, ज़्यादा जाड़ा है, बुखार है, उसके साथ साथ शायद प्यास वगैरह भी, ठंडा लग रहा है फिर भी प्यास वगैरह, तो वो शायद सिनकोना में है। इस तरह के मतलब मैंने अभी स्पेसिफिक दवाएं पे तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, ये तो ओवरऑल बता रहे थे। तो इसलिए जैसे उसमें सिनकोना में है, उसी तरह कुछ और बुखार होगा उसमें अलग ये होगा, अलग 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 तरह के बुखार में अलग अलग तरह के दवाएं चलती हैं, लक्षण के हिसाब से इलाज होता है। तो इसलिए दोनों का चूँकि पद्धति जो है, जो दोनों में ट्रीटमेंट का जो अप्रोच है वो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट का है, तो इसलिए होम्योपैथी क्या होगा कि ऑटिज्म में काफ़ी हद तक कारगर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, बहुत सारे लोग समझते भी हैं। अब इसी में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। मेरे साथ अभी 10 से 15 लोग ऐसे जुड़े हुए जो डॉक्टर कपल हैं, उनके बच्चे में प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर उनमें से फीमेल जो हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अब पता नहीं उन्होंने डिग्री लिया या फिर प्रैक्टिस किया, मतलब उनको ज़्यादा उसके बारे में आइडिया नहीं। तो हो सकता है ये भी कि सामाजिक ये होता है कि जिम्मेवारी होती है कि शादी हो गई उसके बाद से घर संभालना, तो इसलिए उन्होंने प्रैक्टिस में उन लोग उतर नहीं पाया। एक दो लोग से मैंने बात भी किया तो उन लोग बोले कि नहीं, बच्चा संभालने में प्रैक्टिस में उतर नहीं पाया, तो उनकी बात समझ में आती है। तो उन लोग खुद होम्योपैथी की पढ़ाई किए हुए हैं, होम्योपैथी में उतरे हुए हैं, उन लोग भी पता है कि होम्योपैथिक इलाज कराना चाहिए, और वो किसी दूसरे होम्योपैथ के पास जो कि फेमस है, उसके एरिया का फेमस डॉक्टर है, उनके पास गए इलाज कराने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि एलोपैथिक इलाज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है। उनके पास जब गए तो ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन ही बना के नहीं देते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, पार्शियलिटी है। और जब तक पार्शियलिटी है, होम्योपैथी के आगे नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें पार्शियलिटी है। हम सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग प्रेस्क्रिप्शन बनाते हैं वो लोग बुरा नहीं माने, जो लोग नहीं बनाते हैं वो लोग बुरा माने, बुरा मानना चाहिए आपको, क्योंकि आप पार्शियलिटी, कोड वर्ड में जो दवाएं आप लिखते हैं, कोड वर्ड में दवाएं लिख के मतलब कि ये आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चोरी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं तो फिर ईमानदारी से दवाओं का नाम लिखिए। पेशेंट को एजुकेट कीजिए ना कि आपको अपने से दवाएं नहीं लेनी हैं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जैसा मैंने समझाया है वीडियो में पहले कि आपको खुद से दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो दवाएं आप लेंगे उसका अलग डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में, अलग सिम्टम्स आने लगेंगे बॉडी में। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। अब होम्योपैथी का सिद्धांत ही छोड़ के आप अलग ट्रैक पे चलने लगेंगे तब तो भगवान ही आपका मालिक है। आपकी पैथी जो है, आपकी प्रैक्टिस जो आगे नहीं बढ़नी है। कुछ दिन तक लोगों को ठग पाएंगे, लेकिन लोगों को हम जैसे लोग अवेयर करते रहेंगे, फिर आपकी दुकान बंद हो जानी है। तो इसलिए समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि होम्योपैथ के पास जाएं, अगर वो प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे तो उसके से इलाज नहीं कराएं। वो कोड वर्ड में रजिस्टर में लिख के और फिर क्या कर रहा है कि पार्सल करके दवा आपको मनी ऑर्डर से भेज रहा, वो मतलब कुरियर से भेज रहा है, तो उसमें उसने क्या डाला क्या नहीं डाला आपको नहीं पता। अब घर में आपने बच्चे को दवा दिया, उस दवा की वजह से कोई नुकसान हो गया या फिर कुछ ऐसा एग्रेवेटिंग फैक्टर उसके ये में आ गया, घर में कुछ ऐसा ये हो गया जिसकी वजह से बच्चा इरिटेट हो गया, आपको कैसे समझ में आएगा?
तो फिर उस टाइम में आप तत्काल में मैनेजमेंट क्या करेंगे? फिर उसके बाद अपने आप को ही आप दोष देते रहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि होम्योपैथ या फिर कोई भी डॉक्टर, आप मेरे पास आते हैं, प्रेस्क्रिप्शन हम देते हैं ना, ऑनलाइन वाले लोगों को भी हम प्रेस्क्रिप्शन भेजते हैं, वो दुनिया में आप कहीं भी दिखा सकते हैं, उस पर जो चीज़ें लिखी हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में वही वैलिड होंगे। हम कॉन्फिडेंट हैं, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाइए। जागो ग्राहक जागो करके पहले ऐड बहुत सारा आता था, जैसे सोना खरीदना है, मोना डार्लिंग को भी चाहिए सोना, BIS हॉलमार्क वाला, ऐसे ही कुछ करके, तो वो भी हम लोग देखे हुए हैं। तो हमेशा उसके लास्ट में बोलता था जागो ग्राहक जागो। तो आप कंज्यूमर हैं, आप कस्टमर हैं, आपको अपना राइट जानना चाहिए, किनके पास जाना है, किनके पास नहीं जाना है, ये बहुत अहम है। किनके पास नहीं जाना है ये जान लीजिए, बाकी समझ में आ जाएगा किनके पास जाना है। तो ये आपका अधिकार है, जिनके पास भी जाएं प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर लें कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, बाद में आप ये कहें कि ये जो चल रहा है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई, तब तो जाके ये होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें ट्रीटमेंट चल क्या रहा है। मेरी बातें लगभग लोगों को समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हम एकदम इजी हिंदी में बोलते हैं, आसान हिंदी भाषा में बोलते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जितने लोग सहयोग करेंगे, ये जागरूकता का कार्यक्रम हमारा और दुनिया तक फैलेगा। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया हम लेके चल रहे हैं कि हमारा भारत तो ऑटिज्म फ्री होना चाहिए। 5 साल का टारगेट हम लोगों ने लिया है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही जैसे सहयोग कर रहे हैं ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, तभी हम लोग इस मुहिम में सफल हो पाएंगे। और ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद फिर से एक वीडियो डाला जाएगा, इसमें होम्योपैथी पे और जागरूकता के साथ में कुछ चीज़ों को बताते हुए। तब तक के लिए इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।